नमस्कार, जोहार। विश्व हृदय दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश झा और उनसे हम बात करने वाले हैं हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में। कैसे हम अपनी स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखें, कैसे अपने हृदय को मजबूत रखें और अगर हमारे में कोई हृदय संबंधी समस्या आ रही है तो उससे निजात कैसे पाएं। तो चलिए आज बात करते हैं अपने विशेषज्ञ से। डॉक्टर राजेश झा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर राजेश झा हूँ और मैं रांची में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जी जी। आज 29 तारीख सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। जी। बेसिकली 2000 ईस्वी में विश्व हृदय दिवस को स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने। जी। बेसिकली इसका पर्पस ये था कि लोगों में हृदय की संबंधित बीमारी और हृदय की डायरेक्ट बीमारी, क्योंकि हृदय की बीमारी में डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है और स्ट्रोक जिसको लकवा बोलते हैं। जी हाँ। इन सभी तीनों चारों बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको इसके बारे में जानकारी मिले और कैसे इस बीमारी से बचाव किया जाए। और इसके लिए ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन सरकार को भी मौका देती है ताकि आप कुछ अपनी पॉलिसी बनाएं इस तरीके से ताकि लोगों को इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो और कम बीमारी हो और इसका कॉम्प्लिकेशन कम हो। जी जी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी लोगों को जागरूक करना। क्या हर वर्ष अलग अलग थीम पर ये आधारित होता है? जी, बेसिकली 3 साल 4 साल के लिए एक बार एक मेन थीम बनाया जाता है। जैसे मैं पिछले 6, 7, 8 साल से मैं देख रहा हूँ। पहले इन्होंने इंडिविजुअल बेस्ड थीम बनाया कि आपको अपने हृदय की सुरक्षा खुद करनी है। फिर 2 साल के बाद इन्होंने थीम बनाया कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी में, अपने घर में शुरू करें, अपने घर से, घर के सारे मेंबर को हेल्थ हार्ट की जानकारी लें, हार्ट के बारे में कोई बीमारी है तो उनको अवेयर कराएं और अगर है ब्लड प्रेशर शुगर है तो उसको तत्काल इलाज कराएं, या किसी को छाती में दर्द होता है तो इमीडिएटली आप उसको इलाज कराएं, उनको समझा कर के। कई लोगों में ये भ्रांति है कि शुगर की, बीपी की दवाइयाँ नहीं खाना चाहिए, एक बार खाया तो जीवन भर खाना पड़ेगा। फिर हार्ट के इलाज के लिए भी है कि एक बार हार्ट को किया, उम्र हो गया, 60 साल हो गया, नहीं कराना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सेकेंड इनका था कि इंडिविजुअल से एक छोटे से फैमिली पर आए कि सोसाइटी को अवेयर करें। अभी 3 साल का इनका 24 से 27 तक का इनका प्लानिंग है कि सोसाइटी से लेकर हम गवर्नमेंट को इन्फोर्स करें, हर सरकार को, ताकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हार्ट से होने वाली बीमारी के बारे में अवेयरनेस किया जाए। साथ ही साथ इसके लिए जो प्रिवेंशन, इसको रोकने के लिए ग्लोबल क्या व्यवस्था किया जाए सरकार के द्वारा, उसके लिए भी उनको सरकार को इन्फोर्स करें। तो ये अभी इस साल का थीम है कि आप अपने दिल की सुरक्षा करिए, सोसाइटी की करिए, सोसाइटी के साथ साथ सरकार को भी इस हार्ट की बीमारी से बचने के लिए लोगों में जो अवेयरनेस प्लस इसका ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था करें। जी जी। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा, परिवार स्वस्थ है तो समाज को स्वस्थ रखेगा, और अगर पूरा समाज स्वस्थ है तो पूरे देश और विश्व स्तरीय जो है वो सबको स्वस्थ बनाएगा। यानी व्यक्ति से लेकर वैश्विक स्तर पर सभी जगह पर हमें अपने हृदय को स्वस्थ बनाने का ये प्रयास है, उसके प्रति जागरूकता है। दिल धड़कता है तो हमारा जीवन है। तो अगर कहें तो सामान्य तौर पे अगर सामान्य व्यक्ति की हृदय की बात करें तो वो एक मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए, और कब हम समझें कि वो असामान्य रूप से धड़क रहा है? जी, दिल जो हार्ट रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, दिल की धड़कन, वो आमतौर पर जो किताबी ज्ञान के आधार पर जाएं तो 72 से लेकर के 80 तक रहे किसी का, तो वो, या फिर 670 to 80 रहे तो वो नॉर्मल माना जाता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोगों का हार्ट रेट, जो दिल की धड़कन है, वो 100 है, लेकिन अगर उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है, इसका ये मतलब हुआ कि बचपन से उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है और इसकी वजह से उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी का हार्ट रेट
45-50 भी होता है, जैसे जी। एथलीट होते हैं, आर्मी पर्सनल होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट रेट कम होता है, उन्हें भी कोई समस्या नहीं होती है, तो इनको हम लोग सामान्य मानेंगे। असामान्य हम हार्ट रेट को उनको बोलेंगे जिनका हार्ट रेट सही में बहुत तेज है और उसके साथ साथ उन्हें समस्या है, जैसे उनको थोड़ी दूर पैदल चलेंगे तो छाती धड़कन बहुत ज़्यादा होगा जिससे उनको रुकना पड़े, जी हाँ, थोड़ी दूर अगर चलें धड़कन तेज होने से सांस फूले सांस तो फूलने उससे लग जाता, रुकना फिर लगे। चल नहीं मतलब पाते। जी। आपकी डे टू डे एक्टिविटी, डेली जो हम काम करते हैं उसमें अगर कुछ परेशानी हो रही है दिल की धड़कन के बढ़ने और घटने की वजह से चक्कर आएगा, तब उसको असामान्य माना जाता है। अगर दिल की धड़कन किसी का 100 है, 100 है, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं है, तो आमतौर पर हम इलाज नहीं करते हैं, बस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। जी जी, ये व्यक्ति और व्यक्ति पर निर्भर करता है। जी। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय रोग में अगर शुरुआती लक्षण हैं तो वो कौन कौन से हैं कि व्यक्ति माने कि नहीं मेरे साथ कुछ असामान्य हो रहा है, कौन कौन से शुरुआती लक्षण नज़र आएंगे? तो एक आदमी मान लेते हैं नॉर्मल है, वो चलना फिरना कर रहा है, उसे कोई समस्या नहीं थी, अचानक से अगर किसी को सांस फूलने की समस्या हो, अचानक से किसी को छाती में दर्द हो, किसी भी तरफ हाथ में हो, उसको माना जाता है कि कान के नीचे और नाभि के ऊपर का किसी भी तरीके का दर्द हो, तो उसको हार्ट की समस्या के कारण दर्द माना जा सकता है, जब तक कि हम ईसीजी करके और किसी डॉक्टर को दिखाकर प्रूव नहीं हो जाए कि ये हार्ट की समस्या नहीं है। दूसरा है कि अगर आप चलते फिरते, पहले आप नॉर्मल चलते थे 2 फ्लोर सीढ़ी, जो स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से 2 फ्लोर सीढ़ी हम आराम से चलते थे, अब अगर 1 फ्लोर चलने पर अगर मुझे लग रहा है कि छाती में थोड़ा टाइटनेस, भारीपन लग रहा है, सांस फूल रहा है, तो फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि संभावित बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। फिर ये समस्या, ये तो हुआ जिनको शुगर बीपी कुछ भी नहीं है। अब एक नॉर्मल पेशेंट हैं जो पहले से ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, ऑलरेडी वो अपनी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, वो खा रहे हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी सांस में, अगर रात को सोए हैं, कभी अचानक से खूब पसीना आए, थोड़ी बहुत छाती में दर्द हो, सांस फूलने की जैसे हो, तो मतलब कि ये अभी आपको समस्या आज हुआ है और इमीडिएटली, मतलब इनको तुरंत जाना चाहिए। जी। अगर हम लोग चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो वो मिल सकते हैं, अर्जेंसी नहीं है, बट अचानक से कोई भी चीज़, सांस फूलने की समस्या हो या छाती में दर्द हो या फिर छाती का धड़कन बहुत तेज हो गया हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है इमरजेंसी बेसिस पर। जी जी जी, पहले माना जाता था कि 60 की उम्र हो गई है, 65 की उम्र हो गई है, तब हृदय रोग की संभावना हो सकती है, लेकिन आज जो है इसकी जो आयु सीमा है वो बहुत कम हो गई है, कभी कभी तो 30-35 में देखने को मिलता है, और आज ज़्यादातर 40 के बाद लोगों को मिलने लग गया है, देखने में मिलता है। तो इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? जी सही, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 60-65 से नीचे हार्ट के मरीज बहुत कम हुआ बहुत करते कम मिलते थे। जी। अब उसका कारण, एक तो सबसे प्रमुख कारण है कि लाइफस्टाइल चेंजेज, जो अभी यंग जनरेशन है उनका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है, लोगों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या तो शहर में बोलें जगह नहीं है, इतनी ईजिली हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है कि अब हम लोग पैदल चलना छोड़ दिए हैं। पहले 2-3 किलोमीटर लोग आराम से चलते थे प्रतिदिन। घर का खाना लोग प्रतिदिन पहले खाते थे, अब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हार्ट में जो समस्या है वो आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो ये 15-16 साल की अवस्था से आपके जो हार्ट की जो नसें होती हैं, आर्टरी होती हैं, उसमें शुरू हो जाता है। जी जी। अब जब हम लोग 25-30 उम्र में होते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बाहर का खाना बहुत खाते हैं। नींद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो लोग 7 घंटे पहले लिया करते थे, 8 घंटे लेते थे। रिकमेंडेशन है कि 7 घंटे से ज़्यादा डेली प्रतिदिन नींद होनी चाहिए, अब लोग 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, फिर परफॉर्मेंस स्ट्रेस जो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोगों पर है, तो इस कारण से यंग लोगों में हार्ट की समस्या बढ़ रही है। अब नींद नहीं आने की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। तो अब जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ेगा, इंडिया
अभी रिसेंटली देखा गया है कि हब हो गया है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जी डायबिटिक हाँ, सेंटर है। डायबिटिक। तो डायबिटिक होगा तो यंग लोगों में जल्दी होगा, और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, स्मोकिंग बहुत बड़ी समस्या है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैब्लिश्ड नहीं है अभी, जी जी जैसे कि पोल्यूशन है। देखा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे हार्ट के आर्टरीज के अंदर जमा हो रही है। पोल्यूशन में जो सिगरेट में जो होता है वही चीज़ पोल्यूशन में एयर में मिला है, जो जी हमारे आर्टरीज में ब्लॉक करती हैं। तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि हार्ट की समस्या बहुत जल्दी हो रही है। अभी भी शहरों में ज़्यादा होता है, गांव के लोगों में कम है, लेकिन गांव में भी ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि सारी जी जी चीज़ें लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, फूड हैबिट से रिलेटेड है। जी जी। एक और जो मुख्य कारण अभी देखने को मिल रहा है वो है कोविड। कोविड के बाद हृदय रोग की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों में थकावट आ रहा है। हृदय रोग की समस्याएं जो हैं वो, जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके बाद वो लोग ठीक हो गए, उसके बाद से जो है उनमें हृदय रोग की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये क्या हृदय रोग के लिए कोविड भी उत्तरदायी है? देखिए, कोविड जब हुआ था, जब उसका जो फेज चल रहा था एक्टिव, जी 2020 से लेकर 2022 तक, उस समय में हमने डेफिनेटली पाया था कि कुछ यंग लोगों में हुआ था, और उसका कारण अब इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, बट ऐसा देखा गया कि कोविड जिनको हुआ था या जिन्होंने वैक्सीन लिया था उन लोगों में खून का थक्का बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, चाहे वो हार्ट की आर्टरी में हो या ब्रेन में हो या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो सांस की नली होती है उसमें, ऐसा देखा गया था। लेकिन उसके बाद कोविड जब ख़त्म हो गया, अब तो 3-4 साल हो गए बीते हुए, अब इतने दिनों के बाद ऐसा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि कोविड की वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कोविड के बाद यंग जनरेशन में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी भी छाती की दर्द होती है तो वो अपना सारा इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्ट की बीमारी मिलती है। और ये बोलें कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ने की वजह से इस बीमारी को हम लोग ज़्यादा पाया गया है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ था, यंग लोगों में जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उनमें भी हार्ट की ऐसी समस्या मिली है। लेकिन अभी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि कोविड की वजह से है। थकावट, जहाँ तक आप बोलेंगे कि ईजिली लोग थक जाते हैं, ये समस्या कुछ हद तक कोविड के बाद हुआ था। किसी भी वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर होने के बाद इस तरह की समस्या होती है थकावट, क्योंकि वायरल पूरे सेल पे, हर सेल शरीर में एक एक उत्तक कोशिका हर जगह वो अपना टारगेट करता है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। बट वो इतना समय नहीं लेता है रिकवरी में। कुछ बोले साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, जिनको कोविड हुआ था उनमें उनको ये लगता है कि मे बी पोस्ट कोविड के बाद मुझे ऐसा हो रहा है। समस्या कुछ और होता है, लेकिन वो हर चीज़ को हम लोग कोरिलेट कोविड से कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। स्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि कोविड की वजह से हार्ट की समस्या बढ़ी है। हाँ, कुछ हद तक जरूर बढ़ा है, और कुछ हद तक लोगों में अवेयरनेस की वजह से अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है। जी जी। पहले लोग था कोई भी बीमारी होती थी तो उसको नज़रअंदाज करते थे। चूँकि कोविड इतना भयंकर रूप में आया था तो लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक और सचेत हो गए हैं कि जहाँ थोड़ा सा भी शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करते हैं, और वो अपने आप को समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से उन पे ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अगर हृदय रोग की बात करें तो उसकी पहचान करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, शुरुआती दौर से लेकर पूरे स्टेज तक? जी, अभी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नॉन डायबिटिक, बिना शुगर, बिना बीपी, कोई भी बीमारी नहीं है, तो 40 साल के बाद एक बार रूटीन ब्लड टेस्ट, सारी ब्लड टेस्ट करवा लेनी चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल भी है, ब्लड शुगर है, एक ईसीजी अगर संभव है तो करवा लें, वो ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तब। जी जी। अगर किसी को चलने में थोड़ी सांस फूल रहा है, या फिर किसी को 2 फ्लोर सीढ़ी चलने में छाती में जकड़न हो रहा हो, तो उनके लिए है ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए, और अगर ज़रूरत है तो ट्रेडमिल टेस्ट जो दौड़ा कर करते हैं। अगर इन सब चीज़ों में कुछ समस्या आती है और डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो एंजियोग्राफी करवाया जाता है। एंजियोग्राफी आजकल 2 तरीके से होता है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, और एक नॉर्मल जो हम लोग ट्रांसरेडियल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो करते हैं, ट्रांसरेडियल या फिर ट्रांसफीमोरल एंजियोग्राफी होता है। तो कई लोगों को डर लगता है कि एंजियोग्राफी ऐसे नहीं करना है हॉस्पिटल में एडमिट होने से, तो वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। आजकल एक और नया टूल आया है, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग।
अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको शुगर है, आपके घर में सबको हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज़ है, तो कैल्शियम स्कोरिंग लोग करवाते हैं, जिसमें सिंपल सीटी स्कैन के नीचे आपको लेटना होता है, उसमें कैल्शियम स्कोर करके आपको बता देते हैं। अगर वो हायर साइड होता है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो आपको लेना पड़ता है। नहीं है तो फिर मतलब आप परफेक्टली ऑल राइट हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, लाइक कि छाती में दर्द हुआ, सांस फूला और इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए, ईसीजी में गड़बड़ी मिली है, एक ट्रोपोनिन टी ब्लड टेस्ट होता है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो उनके लिए एंजियोग्राफी, जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग करते हैं, वो करवाना चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा चांसेस है कि ब्लॉकेज मिलेगा। तो हमको डबल सीटी एंजियोग्राफी के बाद फिर से एंजियोग्राफी फिर से करवाना पड़ेगा, तो वो डबल रेडिएशन, डबल डाई होता है, इसलिए उनको और कॉस्ट बर्डन भी होता है, तो इसलिए उनको एंजियोग्राफी नॉर्मल करवाना चाहिए। और ये सब इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करनी चाहिए। एक बार अगर किसी का नॉर्मल आता है तो एवरी 5 ईयर या फिर अगर हाई रिस्क हैं तो 2 ईयर उनको सारी टेस्ट फिर से रिपीट करवानी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की बीमारी है, तो उनको अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आपको मेडिसिन लेना है, तो आप इस डर से मेडिसिन नहीं छोड़ें, नहीं लें कि मुझे जीवन भर लेना पड़ेगा। अरे भाई, अगर ज़रूरत है तो जीवन भर लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर समय से दवाई लेंगे और अगर जीवन शैली ठीक करेंगे तो कई लोगों का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये भी रिवर्स होता है, वापस नॉर्मल की तरफ चला जाता है, तो दवाई बंद हो जाएगा। लेकिन दवाई लेने से हम उस बीमारी के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे कि हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, वो होने से बचा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी जी जी। कोई भी बीमारी कभी भी बोलकर नहीं आती, खासकर हृदय रोग के संबंध में यही कहा जाता है कि कब अटैक पड़ जाए वो कोई नहीं जानता है। तो अटैक की जो शुरुआती लक्षण है और हॉस्पिटल पहुंचने तक जो प्राथमिक उपचार है, उसका क्या महत्व है और क्या क्या कर सकते हैं इस दौरान? देखिए, अगर किसी को तकलीफ हुई और अस्पताल अगर थोड़ा दूर है जी, तो प्राथमिक उपचार में यही होता है कि अगर घर के आसपास, क्योंकि हर घर में रखना संभव नहीं है एस्पिरिन दवाई, जो खून पतला करने का दवाई है, या फिर एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये संभव नहीं है रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आजकल गांव में भी डिस्पेंसरी, छोटा सा कोई भी डॉक्टर होता ही है, आरएमपीज होते हैं, आप इमीडिएटली वहां जाकर खून पतला करने का जो दवाई है एस्पिरिन, वो अगर मिल जाए तो वो ले सकते हैं, इससे हानि नहीं होती अगर किसी को बड़ा सा अल्सर नहीं है तो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नज़दीक के किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, गवर्नमेंट का आजकल हेल्थ पे बहुत फोकस है और हर जगह, हर गांव में आजकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां ईसीजी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इमीडिएटली जाकर एक ईसीजी जरूर करवा लें। अगर आपको नहीं बोलते तब भी आप अपनी तरफ से बोलें कि एक ईसीजी करके मेरे हार्ट को देख लीजिए, अगर वो ठीक है तो बढ़िया बात है। और वहाँ से आजकल जैसे झारखंड सरकार ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है एम्बुलेंस की, तो गाँव से लेकर उनको कनेक्ट किया गया है। और आजकल मोबाइल की वजह से व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत इन्फॉर्मेशन आप नियरेस्ट जो भी या तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास तुरंत पहुंच जाता है। तो इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट उस एम्बुलेंस से ही शुरू हो जाता है। और हार्ट के लिए तो स्पेशली कुछ फोरम हैं जो इस पर काम करती हैं। झारखंड में भी हार्ट अटैक के लिए एक है फोरम जो इस तरह से काम करती है कि एम्बुलेंस के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ है। कि अगर आपको ईसीजी में कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलती है, क्योंकि ईसीजी मशीन में आजकल एल्गोरिदम होता है जिसमें बताते हैं कि अच्छा इसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो इमीडिएटली वो पास ऑन करते हैं व्हाट्सएप से किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर फिजिशियन को, और उनको फिर जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पर आगे का काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी डॉक्टर या फिर जो भी आपके नियरेस्ट हैं डिस्पेंसरीज, वहाँ जाकर मिल लें। जी जी जी, ये तो सारी बातें हुई कि हृदय रोग से अगर कोई लक्षण नज़र आए तो क्या क्या कर सकते हैं और किन में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि हृदय रोग जो है वो जीवन शैली की बीमारी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग अगर कहें तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनमें शिकायत रहती है कि हो सकता है हृदय रोग की संभावना सबसे ज़्यादा हो। वहीं पे मधुमेह की भी जो मरीज हैं उनमें भी ये संभावना है कि उनमें हृदय रोग की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये आनुवंशिक हो या
जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको गर्भ से भी ये बीमारी मिल सकती है? देखिए, हृदय रोग की समस्या में अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो हृदय रोग में बहुत सारी बीमारी होती हैं। जी। तो एक तो हुआ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक होता है हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से। जो बच्चे गर्भ से जो कुछ बीमारियां होती हैं कि हमारे शरीर में ग्रोथ होता है, बच्चे जब पेट में बच्चे होते हैं तो उसका शरीर में सब कुछ एज के हिसाब से ग्रोथ होता है। तो कई बार उनका जो डिजाइन होता है हार्ट का वो उल्टा हो जाता है, कई बार होता है हार्ट के अंदर में छेद रह जाता है। ये सब बीमारियां जो हैं आनुवंशिक होती हैं और ये सब पैदा लेने के तुरंत बाद हम लोग चूंकि आजकल एडवांस युग हो गया है, तुरंत एकोकार्डियोग्राफी की सुविधा हर जगह है, तो बच्चों में वो बीमारी पकड़ लिया जाता है। कई बार आजकल फीटल मेडिसिन वाले होते हैं जो गर्भ में भी बच्चों को वो समस्या पकड़ के इलाज करने की क्षमता रखते हैं। एक तो वो बीमारी हो गई जी। दूसरी बीमारी होती है कि जन्म के बाद बच्चों में कभी कभी गले का इन्फेक्शन होता है जिसके कारण रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, मतलब वॉल्व की बीमारी होती है। तो वो एक दूसरी बीमारी हो गई जो 10-12 साल की अवस्था में वो पकड़ में आता है जी। तीसरी बीमारी होती है जो हार्ट के जो करंट जो बहता है, एक तो हार्ट की नली हुई जिसमें से ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक होता है करंट वाला जिसकी वजह से वो करंट अगर टूट जाता है तो हार्ट का जो धड़कन है वो कम हो जाता है और समस्या लोगों में आती है कि चक्कर आना और बेहोश होकर बार बार गिरना। तो उनके लिए अलग से इलाज होता है कि पेसमेकर लगता है। एक बीमारी हुआ जिसमें हार्ट की जो नसें हैं जिसमें ब्लॉकेज होती हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आया या फिर उनमें ब्लॉकेज है, और ये सब ब्लॉकेज जो बढ़ता है उसका मुख्य कारण होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, और उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्मोकिंग हो गई, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, नींद कम आना हुआ, स्ट्रेस हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका भी इलाज आजकल संभव है। तो बीमारियां जो भी हैं चाहे वो आनुवंशिक हों या फिर बाद में जो हम लोग एक्वायर करते हैं जीवन शैली की वजह से या ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से, हर बीमारी का आजकल इलाज संभव है। और आनुवंशिक एक और चीज़ है कि अगर पारिवारिक हिस्ट्री है, मतलब कि अगर मदर को हार्ट की बीमारी 55 साल से पहले अगर फादर को है और अगर मदर को 65 साल से पहले मतलब उससे यंग अवस्था में अगर हार्ट की बीमारी हुई तो उनके बच्चों में ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है उनको हमेशा 40 साल के बाद अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हमको हर समय जांच करवाते रहें ताकि इस बीमारी को होने से पहले उसको डिटेक्ट करें और इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने पाए। जी जी, तो उसके लिए ज़रूरी है जागरूकता, और जिसके लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ये दिवस मनाया जाता है। जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई हृदय रोगी महिला है तो क्या वो सामान्य महिला की तरह गर्भ धारण कर सकती है? हृदय रोगी महिलाएं, फिर इसमें हृदय रोग बहुत सारी तरीके की होती हैं। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज जिसमें वाल्व की प्रॉब्लम हो जाता है उसमें हमने कई महिलाओं को देखा है गर्भ धारण करके डिलीवरी भी बहुत ही अच्छे से होता है। हाँ, रिस्क जरूर बढ़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगर किसी को हार्ट अटैक आया है पहले से और उनमें गर्भधारण के लिए जा रहे हैं तो उनमें भी कोई परेशानी नहीं होती है, मेडिसिन को कुछ चेंज करना पड़ता है। तो गर्भधारण करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर वो उसको चेंज कर सकते हैं। गर्भधारण आराम से हृदय की बीमारी वाली महिलाओं में हो सकता है, लेकिन उनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही गर्भधारण करना है। मेडिसिन जो भी ले रही हैं उसमें जो भी चेंजेस करना है वो डॉक्टर से कंसल्ट हमेशा करते हुए वो करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन से जैसे भी हो डिलीवरी आराम से हो सकता है। जी जी, जब हृदय रोग की बात होती है तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें और फैट वसायुक्त सामान ना खाएं। तो क्या हृदय रोग को रोकने के लिए ये 3 चीज़ ही काफ़ी होती हैं? नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेकर जा रहा हूँ कि हृदय रोग से हम लोग कैसे बच सकते हैं जी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 5-6 ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, स्मोकिंग, वजन बहुत ज़्यादा होना, ओबेसिटी, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी उसको बोलते हैं जिसमें इंक्लूडेड होता है जी जी। और अल्कोहल, शराब पीना, ये मेन समस्या है 6 जिसको हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि ये मैंने जो जितने गिनवाए हैं 6 उसमें हम लोग उसको हटा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इन सब रिस्क फैक्टर को हम लोग पहले से रोक दें
तो बीमारी को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल हैं उसमें एक फैमिली हिस्ट्री हुआ जिसको हम जी, रोक जी। नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल। उसके लिए हमको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने खुद एक्वायर्ड किया है, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है लोगों में, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को रेगुलर योगा, पैदल चलना, जो WHO का रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट ब्रिस्क वॉक मतलब चलने और तेज- दौड़ने के बीच का तेजी से गति चलना, जी। वो प्रति हफ्ता, एक हफ्ता में हर आदमी को करना चाहिए। चूंकि आजकल बिजी शेड्यूल है तो उसको आप 4 दिन 5 दिन में डिवाइड करके कर सकते हैं। रिकमेंडेशन WHO का है कि आप नींद के लिए 7 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन सोना चाहिए, तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रिकमेंडेशन WHO का है कि प्रतिदिन 5 फल और हरी सब्जियां आपके खाना में होना चाहिए सुबह से जी, लेकर जी। रात तक, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए आदमी को। अगर हम ये सब चीज़ चेंज करेंगे अपने आप में तो इन सब चीज़ों को, बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। तो ट्रेडिशनल के साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल को रोकने का यही एक इकलौता तरीका है जिससे हम लोग हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। जी। हृदय रोग बचने के लिए आपने बताया कि 7 से 8 घंटे तक हमें नियमित रूप से सोना है। जी बिल्कुल। हमें प्रति सप्ताह 150 मिनट जो है वो तेज गति से चलना है। जी, पर हमको हफ्ते में प्रति सप्ताह। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अवसाद, चिंतन, तनाव से दूर रहना बिल्कुल दूर है। रहना है। और प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हमें 5 तरह की सब्जियों और फलों को अपने नियमित खाने में शामिल करना जी है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम अपने अपने हृदय को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या आप बताएंगे यंग जनरेशन के लिए कि वो अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रख सके? यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज है मेरा कि जितना कम हो सके जो टीन और केन्ड फूड होता है डब्बे जी, वाला, पैकेज्ड उसको फूड। अवॉइड करें हम लोग जी। जितना हो सकता है। अब पूरा तो नहीं संभव है बट जी। मैक्सिमम। सेकंड, जो स्ट्रेस और टेंशन को जितना कम सके, संभव नहीं है कम करना, लेकिन जितना कम सके उसके लिए हम लोग अगर 15 से 20 मिनट प्रतिदिन अगर अपने दिन का टाइम निकाल कर अगर योगा या फिर ध्यान करें तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा, अगर थोड़ी दूर कहीं जाना है तो हम लोग पैदल जाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मोबाइल पर ही बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग पैदल चलते हुए बात कर लें तो कम से कम वो समय यूटिलाइज हो जाएगा उनका और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इस तरह से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख रखेंगे सकते और हमारे यंग जनरेशन भी स्वस्थ बनेगा। डॉक्टर राजेश आप हमारे बीच में आए और हृदय संबंधी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।